इस मुलाकात का यही मामला था। ये प्लानिंग करने ही तो गए वहां पे, कैसे मस्जिदें कब्रिस्तान तोड़े जाएंगे, यही प्लानिंग तो हुई है वहां पे। वरना मिलने का मतलब क्या है ना? ये गद्दार कौम जो अपने आप को चेयरमैन और बड़े बड़े मौलाना बने फिरते हैं, जो जाते हैं अमित शाह के जूते चाटने, बेशरम। ईडी से बचने के लिए सब प्रॉपर्टीज तुम खराब करा रहे हो चेयरमैन साहब। ईडी से नहीं बचोगे तुम, वो मैं नहीं बचने दूंगा, क्योंकि तुमने वक्फ की प्रॉपर्टीज चुराई हैं और इसका भी मैं इन्वेस्टिगेशन करूंगा। आज नहीं तो कल बचेगा एक भी नहीं, कोई चेयरमैन नहीं बचेगा जो गद्दारी करेगा, कोई मौलाना जो अल्लाह के माल को खाएगा बचेगा नहीं। मैंने कहा आप किस हैसियत से तोड़ रहे हो ये, आप मुझे कोई ऑर्डर दिखाओ। तो ना कोई एलएनडीओ का ऑफिसर कोई ऑर्डर दिखा पाया है, ना पुलिस का ऑफिसर कोई दिखा पाया। अगर ये गद्दारी ना करते आज भी, तो मुझे पुलिस इस तरीके से वहां से जबरदस्ती हटा नहीं सकती थी। 50, 60, 100 पुलिस वाले सिर्फ मेरी घेराबंदी करके वहां पे खड़े हो गए, मतलब जैसे मुझे ही निशाना बनाना है। तो पुलिस ने आके इन लोगों से, जो वहां पे इमाम साहब थे और जो मुतवल्ली थे, उनसे बात करके ये कहलवाया कि मैं वहां पे बुलाया नहीं गया हूं, मैं अपने आप आया हूं, मैं नेतागिरी करने गया था। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स टीवी और मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। आज सुबह दिन निकलने से पहले और दिन निकलने के बाद मस्जिद को, मदरसे को फिर निशाना बनाया गया बंगाली मार्केट में। दिल्ली का ये मामला है। वहाँ पर महमूद प्राचा पहुँचे उस डेमोलेशन को रुकवाने के लिए। क्या रहा वहाँ पर महमूद प्राचा, जो सारा वहाँ वाक़या हुआ आपने देखा, आपकी जो है पुलिस के साथ भी बहस हुई, आपने ऑर्डर कॉपी भी मांगी, क्या रहा पूरा मामला? सबसे पहले तो ये बताइए। देखिए, मैं तो कोर्ट में था मुझे कोर्ट में बहस कर रहा था, तो जब मैं कोर्ट से निकला तो मैंने फ़ोन चेक किए किस किस के मिस्ड कॉल आए। तो किसी ने मुझे बताया, मैंने फ़ोन करके पूछना शुरू किया। क्या सब लोगों को मेरी आदत है कि मैं फ़ोन करके पूछता हूँ कि किस लिए फ़ोन किया। तो तब मुझे पता लगा, तो मुझे जाना तो कहीं और था, हाई कोर्ट, लेकिन मैं सीधा बंगाली मार्केट पहुँचा। वहाँ पहुँचकर मैंने वहाँ देखा तो एक बहुत ही ज़्यादा दहशत का माहौल और अफरा तफरी का माहौल था। और कोई भी जो गैर कानूनी कार्रवाई, एलएनडीओ और एनडीएमसी के लोग और पुलिस की एक बहुत बड़ी सीनियर ऑफिसर्स पुलिस के और रैपिड एक्शन फोर्स 100-200 लोग पूरा एक घेराबंदी करके करवा रहे थे। तो मैंने जाके जो कानूनी कार्रवाई थी, जो किसी भी समझदार इंसान को करनी चाहिए, मैंने कहा आप किस हैसियत से तोड़ रहे हो ये, आप मुझे कोई ऑर्डर दिखाओ। तो ना कोई एलएनडीओ का ऑफिसर कोई ऑर्डर दिखा पाया है, ना पुलिस का ऑफिसर कोई दिखा पाया। फिर मैं वहाँ करीब जो वहाँ के इमाम साहब थे और जो वहाँ के दूसरे इंतज़ामिया कमेटी के लोग थे, ये एक हाफिज़ मतलूब करीम है, उन्होंने आके बताया कि मैं मुतवल्ली हूँ यहाँ का। तो मैंने उनसे कागजात पूछे, तो उन्होंने मुझे सिर्फ एक वफ़ का गज़ट नोटिफिकेशन दिखाया और एक नक्शा दिखाया। वफ़ गज़ट नोटिफिकेशन मुझे दुख के साथ बताना पड़ रहा है, और मुझे वहाँ भी बहुत दुख हुआ, नाराज़गी भी हुई मुझे कि गज़ट नोटिफिकेशन पढ़ना तक हमारे मुतवल्ली साहब को नहीं आता था। क्या था उसमें? नहीं, उनको पढ़ना ही नहीं आता ना, क्या था नहीं क्या था। तो जो इतने लंबे सालों से वफ़ के मुतवल्ली बन के बैठे हैं, उन्हें वक़्फ़ की गज़ट नोटिफिकेशन पढ़नी नहीं आती। इसीलिए क्या हालात होंगे आप लोग समझ सकते हैं। फिर उन्होंने मुझसे कहा चलो अब तो हुआ। मैंने कहा मैं इसीलिए तो आया हूँ कि आप रोक लें इसको। फिर तब तक तो वहाँ पे वक्फ के अधिकारी भी थे 2-3। मैंने उनसे पूछा आपके वकील कहाँ हैं, आपके चेयरमैन साहब को यहाँ होना चाहिए। जब तक वो नहीं आते मैं यहाँ चीज़ों को संभालता हूँ, आप उन्हें बुलाओ। तो उन्होंने कहा हम बुला रहे हैं, वो आने ही वाले हैं। तो वो नहीं आए। अब पुलिस में बेचैनी हो रही थी, जो उनके जो लैंड माफिया या जो भी पीछे से होंगे इस काम को कराने वाले, उनमें भी बेचैनी हो रही थी कि जब तक मैं वहाँ हूँ तो गैर कानूनी काम कोई नहीं हो पा रहा था। तो फिर हमने 100 नंबर पे इमाम साहब से वहाँ फ़ोन कराई कि इन्होंने बगैर कोई कागज़ दिखाए, बगैर कुछ नोटिस दिए हमें सुबह 6:30 बजे से तोड़ फोड़ शुरू कर दी। बाकायदा 100 नंबर वाले आए, हमने कंप्लेंट भी दर्ज कराई। मैंने खुद खड़े रह के वहाँ पे इमाम साहब को कंप्लेंट दर्ज करने में मदद की। तब तक भी वक्फ बोर्ड का कोई नहीं आया वहाँ। फिर पुलिस ने क्या, मेरी तो कोई भी मेरे ऊपर एक्शन होता है तो अमित शाह जी डायरेक्ट मॉनिटर करते हैं उसे। तो पुलिस ने इस बीच में अमित शाह जी या जिससे भी बात की होगी, बात करके प्लान बनाया। उसके बाद फिर मेरी घेराबंदी की गई। मतलब आप समझ लीजिए करीब 50, 60, 100 पुलिस वाले सिर्फ मेरी घेराबंदी करके वहाँ पे खड़े हो गए, मतलब जैसे मुझे ही निशाना बनाना है।
तब मुझे तो ये इन चीज़ों से मुझे संविधान पे भरोसा है और मैं यही साबित करने को कोशिश करता हूँ कि चाहे कितनी भी मुश्किल हालात हो, भारत का संविधान और कानून किसी भी व्यक्ति को इंसाफ दिलाने के लिए और किसी भी गैर कानूनी काम को रोकने में सक्षम। आप वहाँ पर कह रहे हैं कि मैं यहाँ मदरसे में जो है डाका डाला गया है, मैं एफआईआर करा रहा हूँ, आप इस पर एफआईआर कीजिए। वो बहस हमने देखी और उसमें आप ये कह रहे हैं कि मैं इस मदरसे का यहाँ का वकील हूँ, तो अब इस पर भी एक मामला खड़ा हो गया है, इस पर तमाम तरीके की बातें हो रही हैं कि आप वहाँ अपनी नेतागिरी दिखाने के लिए गए। इस पर क्या कह रहे हैं आप? मैं यही कह सकता हूँ कि ऐसे घटिया लोगों को शर्म आनी चाहिए। मैं नेतागिरी दिखाने की, मुझे तो पता ही नहीं था ना। अगर किसी मस्जिद, मदरसे, रविदास मंदिर, वाल्मीकि मंदिर, बुद्ध विहार या किसी बाबा साहब की स्टैचू पे हमला होता है या किसी गुरुद्वारे पे हमला होता है, चर्च पे हमला होता है, नाजायज़, गैर कानूनी, तो मैं इसे अपना फ़र्ज समझता हूँ। मैं कोई किसी की चमचागिरी करके, किसी के जूते उठा के किसी पार्टी से टिकट मांगने नहीं जाता हूँ और मेरे ऊपर ईडी के केस नहीं चल रहे हैं। अगर मैं इतनी सी भी गलत काम करता ना तो अमित शाह साहब मुझे कम से कम 10,000 साल के लिए जेल भिजवा देते या मेरा मर्डर करा देते। तो शर्म आनी चाहिए। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की जिम्मेदारी है ना, मेरे ख्याल से शायद यही वो इस तरह की बदतमीजी वो चेयरमैन ही कर रहे हैं। मैं वक्फ बोर्ड का चेयरमैन हूँ, मुझे होना चाहिए था या उन्हें होना चाहिए था? जो हजारों करोड़ रुपए चुरा, मेरे पास सबसे ज़्यादा सबूत हैं और ईडी में जो सेटिंग करा रहे हैं ना आप हमारे बहुत बड़े बड़े लोगों से मिलके, जो आपको अरेस्ट नहीं किया जा रहा, बाकी आपने जो हजारों करोड़ रुपए चुराए हैं, मेरे पास है सबूत, मैं छोड़ूंगा नहीं। याद रखना इस बात को। ये बदतमीजी शुरू की ना कि मैं भी ना जाऊं, मुझ पे प्रेशर बना रहे हो, खुद तो जाते नहीं हो, मैं नहीं जाऊं। वहां गद्दारी किसने कराई, मैं आगे की कहानी सुनवाता हूं, वरना ये मैं वहां पे रुकवा देता जाके, क्योंकि वो इलीगल वो हो रहा है। फिर आगे क्या हुआ वही मैं आपको कहानी बता रहा हूं ना। ये गद्दार कौम जो अपने आप को चेयरमैन और बड़े बड़े मौलाना बने फिरते हैं, जो जाते हैं अमित शाह के जूते चाटने, बेशरम, वो भी और ये भी प्लान बनाने जाते हैं ना। अभी हमारे कुछ और मौलवी दलाल गए थे ना अमित शाह साहब के पास, किस लिए गए थे? यही सब प्लानिंग कराने कि कैसे हमले करने हैं। अब आप कहानी सुनिए मैं फेल क्यों हुआ रोकने में। क्यों? क्योंकि यही चेयरमैन ने वहां पे मुतवल्लियों को, जो अभी तक मेरे साथ थे, बोल रहे थे हम, फिर पुलिस ने आके, जब कुछ मेरे पर नहीं चली तो पुलिस ने आके इन लोगों से, जो वहां पे इमाम साहब थे और जो मुतवल्ली थे, उनसे बात करके ये कहलवाया कि मैं वहां पे बुलाया नहीं गया हूं, मैं अपने आप आया हूं, मैं नेतागिरी करने गया था। बेशर्म आदमी, खुद नहीं आया वो बेशर्म आदमी, मैं नेतागिरी करने गया था, मैं गया था वहां बचाने और मैंने रोक भी लिया था उन्हें। अब इसी बेशर्म आदमी ने उनको फोन करके बोला होगा कि पुलिस को ये बोलो कि ये खुद आए हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है यहाँ से। तब पुलिस की हिम्मत हुई, मुझे जबरदस्ती, तब भी कितने लोग मुझे जबरदस्ती उठा के लेके गए वहां से। अब ये तो हो गई जो हो चुका। मैं अब कह रहा हूं मुझे वकील बनाया जाए वहां का, मैं LNDO के खिलाफ मुकदमा कराऊंगा, मैं NDMC के ऑफिसर्स के खिलाफ मुकदमा कराऊंगा, मैं उन पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ मुकदमा कराऊंगा जो ये गैर कानूनी काम कर रहे थे। ये मैं सिर्फ उस बुनियाद पे कह रहा हूं कि पुलिस वालों ने मुझे कोई नोटिस नहीं दिया, मुझे कोई नोटिस नहीं दिखाया। दिया किसे? जिसको इन चेयरमैन साहब ने शायद डरा लिया होगा और वो मुझे ही नोटिस नहीं दिखा रहे। फिर मुझे घेर के जबरदस्ती वहां से लिया गया। मैं अब वापस जाने को तैयार हूं, अभी इसी वक्त वापस जाऊंगा। कागज तो दे दो जो तुमने रखे हुए हैं। ईडी से बचने के लिए सब प्रॉपर्टीज तुम खराब करा रहे हो चेयरमैन साहब। ईडी से नहीं बचोगे तुम, वो मैं नहीं बचने दूंगा, क्योंकि तुमने वक्फ की प्रॉपर्टीज चुराई हैं। अब मुझे नेतागिरी करवाने की कोशिश मत करो। मैं नेतागिरी करना होता ना तो मैं बहुत बड़ी नेतागिरी कर चुका होता। मैं जो कर रहा हूं वो आपको भी करना चाहिए। ईमान लाओ, बेईमानी बंद करो। अभी तो इसमें अब ये कह दिया गया है कि ना आपको वहाँ पर बुलाया गया, ना आपका इसमें कोई दखल, लेकिन लगातार वक्फ बोर्ड की जगहों पर इस तरीके के कब्जे हो रहे हैं। अभी हाल ही में निज़ामुद्दीन के पास जो दरगाह थी उसको भी जो है तोड़ दिया गया फुटपाथ की जगह कराने के लिए। तमाम इस तरीके के मामले चल रहे हैं। अभी जैसे कि आपने कहा कि अमित शाह साहब से भी मुलाकात हुई, लेकिन उसके बाद तो लगातार फिर मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। इस मुलाकात का फिर क्या मायना रहता है? इस मुलाकात का यही मामला था, ये प्लानिंग करने ही तो गए वहां पे, कैसे मस्जिदें कब्रिस्तान तोड़े जाएंगे, यही प्लानिंग तो हुई है वहां पे। वरना मिलने का मतलब क्या है बताओ आप मुझे।
वो तो इस मुलाकात को कामयाब बता रहे हैं ना। है ही ना कामयाब, कामयाबी की मिसाल तो आ गई ना बरंगाली मस्जिद में, यही तो कामयाबी है उनकी। कहाँ गए वो सारे दलाल, आए नहीं ना वहां पे। अब इससे ज्यादा जरूरी कौन सा काम था? मैं चेयरमैन हूं, मेरे पास गाड़ी है, मैंने पूरी दुनिया से मजलूमों मुसलमानों के नाम पे पैसे इकट्ठे किए हैं, मैंने किए हैं, या महमूद मदनी ने किए हैं, अरशद मदनी ने किए हैं, मैंने किए हैं। मैं मिलने जा रहा हूं अमित शाह से, मैं प्लान बनाने जा रहा हूं ये सब हरकतें करने की। अब आप वहाँ गए, मदरसे में गए, वहाँ जहाँ पर ये तोड़ फोड़ हुई, डेमोलिशन हुआ, वहाँ क्या कोई प्रॉपर्टी का विवाद भी चल रहा है? जिस तरीके की बातें हो रही हैं, यही है ना, ये वक्फ बोर्ड के जो दलाल हैं, मामला क्या समझा आपने? वहां पे एक प्रॉपर्टी, मतलब समझो आप लैंड माफिया है, जिसने मस्जिद की जगह पड़ोस की कब्जा कर रखी है और उसमें सील लगी हुई है। मेरा ये शक है कि ये वक्फ बोर्ड के दलाल उस जो लैंड माफिया है उसके साथ मिलके उसको रास्ता दे रहे हैं पीछे से खोलने का। ये उसके तहत कार्रवाई हुई है और इसका भी मैं इन्वेस्टिगेशन करूंगा। आज नहीं तो कल बचेगा एक भी नहीं, कोई चेयरमैन नहीं बचेगा जो गद्दारी करेगा, जो अल्लाह के माल को खाएगा। कोई चेयरमैन नहीं बचेगा, कोई मौलाना जो अल्लाह के माल को खाएगा बचेगा नहीं। आप इस बात का ध्यान रखना, जो चोरियां कर रहे हो पकड़ी जाएंगी, आज नहीं तो कल। अब हम 123 की प्रॉपर्टीज की जो बात कर रहे हैं ना, इसीलिए जो ईमानदार जो मुतवल्ली हैं वो आ रहे हैं सब, उनकी प्रॉपर्टीज देखना कौन हाथ लगा लेगा, हम भी देखेंगे। वक्फ बोर्ड जो हमारे पास आ रहे हैं हमने पहले भी साबित किया है, अब फिर मैं बता रहा हूं, जो ईमानदार ये मुतवल्ली कमिटीज वो आ जाएं हमारे पास, हम वैसे ही भेजें। और मुझे बड़ी खुशी है 90-95% से ज्यादा लोग इस बात को मान रहे हैं कि ये चेयरमैन चोर हैं और ये वक्फ बोर्ड के जो ऑफिस बेरर्स हैं कुछ, वो सब चोर हैं, वो जानबूझ के सब प्रॉपर्टीज पे कब्जे करा रहे हैं। और ये लोग 95% से ज़्यादा मुतवल्ली हमारे साथ आ रहे हैं। तो जैसे ही हमारी कार्रवाई, क्योंकि हम तो इस इदारा हमारे पास नहीं है ना वक्फ बोर्ड, हम तो ज़बरदस्ती एक आम नागरिक की जगह जाके अपना फ़र्ज समझ के लोगों को रुजू कर रहे हैं कि वो हमारे साथ आएँ ताकि हम मजबूती से लड़ाई लड़ें। जीत हार तो अल्लाह के हाथ में ना, लड़ाई नहीं हो रही यहाँ तो। अब क्यों नहीं? अब तो ये वक्फ बोर्ड को जो है, जो जगह हैं वक्फ बोर्ड की, उसको भी लेने की बात चल रही है, वक्फ बोर्ड ही खत्म करने की बातें की जा रही हैं और बचाने के लिए आप लग रहे हैं। कैसे बचाएंगे महमूद प्राचार्य? मैं देखिए, मैं तभी बचा पाऊंगा जब आवाम मेरा साथ देगी। आवाम मेरा दे रही है, आवाम आपका साथ नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही? तो ऐसा नहीं है, दे रही है। अभी आप, मैं मुतवल्लीज की बात कर रहा हूँ ना, जो वक्फ बोर्ड जिन्हें हटा सकता है 1 मिनट में, ये क्योंकि बेईमान चेयरमैन है ही, 1 मिनट में, फिर भी जज्बा ईमानी है, जब भी तो 90% से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब आप देखोगे कि एक मजबूत लड़ाई होगी, मैं ऐसी मजबूत होगी जैसा मैं गया। अगर ये गद्दारी ना करते आज भी, तो मुझे पुलिस इस तरीके से वहाँ से ज़बरदस्ती हटा नहीं सकती थी। आज गद्दारी, आज फिर जख्म पीठ पे है, मेरे छाती पे नहीं है, मुझे इस बात का फ़ख्र है। ये गद्दारी अगर चेयरमैन साहब ना करवाते तो इतनी आसानी से मैं वहाँ से हटता नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ, ये मुतवल्ली अगर ईमानदार हैं, आए मेरे ऑफिस में, मैं वहाँ पे दोबारा वो तामीर कराऊंगा। मैं LNDO के ऑफिसर्स के ऊपर मुकदमा दर्ज कराऊंगा क्योंकि उन्होंने क्राइम किया। आखिरी सवाल महमूद प्राचा, अभी ये जिस तरीके से आज का ये पूरा मामला हुआ बंगाली मस्जिद मदरसे को लेकर के, क्या इससे वहाँ जो भी मामला हुआ आपके साथ, आपके जज्बे में, आपका जो जोश है, कुछ फ़र्क पड़ा इससे? बिल्कुल फ़र्क पड़ा, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा, और डबल हो गया, 3 गुना हो गया। हार मानने तो नहीं हुआ? नहीं, कम होने से कम, मतलब कम होने से मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि आज भी मेरी पीठ पे जो है छुरा घोंपा गया, तो क्या आज भी फिर अगर कोई ऐसा मामला आएगा तो आप पहुंचेंगे वहां फिर सामने? कम लग रहा है आपको? मैं अभी वापस जाने के लिए बेकरार हूँ। आप लोग जो उन मुतवल्ली साहब को जानते हैं, मतलूब करीम साहब को, उनको बोलिए मेरे ऑफिस आए। मैं तो अभी वापस जाऊँगा। मुझे लगा आप कह रहे हैं कितने गुणा बढ़ गया मेरा हौसला। मैं उस तरह से सोचे, कम होने का सवाल नहीं है, कम तो अल्लाह ताला कराएगा। अल्लाह ताला ने बढ़ाया है तो बढ़ता ही रहेगा, कम कराएगा वो कराएगा। हम, जब अमित शाह साहब मुझे मरवाने के लिए दिन रात प्लान कर रहे हैं, मैं तब नहीं डर रहा, तो मैं इनसे डर जाऊंगा? मेरी हर चीज़ को मॉनिटर अमित शाह साहब ने कर रखा है। मेरे एक एक कदम को अमित शाह साहब मॉनिटर करते हैं। मैं तब नहीं डर रहा तो मैं कैसे डरूंगा? मैं तो
खुश होऊंगा कि ये लोग सिरातुल मुस्तकीम पे आए। मैं चेयरमैन साहब को भी बोल रहा हूँ, अब तक जो हुआ सो हुआ, अब आ जाओ सिरातुल मुस्तकीम पे, अब आ जाओ, मिल के काम करेंगे। पुराने गुनाहों की सज़ा तो ज़रूर मिलेगी। वो मेरा माल होता तो मैं छोड़ दूँ, अल्लाह का माल है, छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन अब जो बचा है उसको बचा ले, इतना तो कर लो। क्या किसी दबाव में काम कर रहे हैं चेयरमैन? नहीं नहीं, लालच सबसे पहला, जो लालची आदमी होता है उसी पे दबाव होता है ना। लालच करके जो इतने सारे गोरख धंधे वक्फ बोर्ड में किए हैं, इतना ज़्यादा माल चुराया है वक्फ बोर्ड का, तो अब ईडी और वो सब का दबाव आ गया। और दबाव, मुझे पूरी हिस्ट्री पता है किस तरीके से जमानत हुई है आपकी, मेरे पास सारे सबूत हैं, ध्यान रखना इस बात को। मैं सिर्फ महमूद राजा साहब, मैं ये कह रहा हूँ, अब आपको वहाँ जो है बताया गया कि यहाँ नहीं बुलाया गया, मुतवल्ली साहब अब यहाँ पर नहीं आते हैं आपके पास, आपको अपना वकील नहीं बनाते, आप क्या कदम उठाएंगे इसके लिए? मैं तो बता रहा हूँ ना, मैं तो इसीलिए तरफ से क्या कार्रवाई? मैं ये मुतवल्ली साहब के खिलाफ भी मुकदमा कराऊंगा अगर ये इन्होंने ढिलाई बरती। मैं मजबूर हो गया हूँ, अब पीठ पे जख्म खाते खाते मुझे, अब मेरा जो प्याला है ना वो भर चुका है। अब कोई ये ना समझे कि अपना समझ के छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि अपने जो है वो ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। यही बात जो हमारे SC ST भाई हैं ना, ये बात उन्होंने मुझे इस बात के लिए तैयार किया। पहले मैं किसी भी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के ऑफिसर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता था, भले ही वो सेक्शन 4 लगता है ना SC ST एक्ट में, जो कोई भी अधिकारी होता है वो उसमें कानून का पालन नहीं करता तो उसके सेक्शन 4 लगता है। तो पुलिस क्या उसमें करती है कि जो ये मनुवादियों ने अपना तरीका निकाला कि जो ACPs हैं वो SC कम्युनिटी का ही रख देते हैं, ST कम्युनिटी का रख देते हैं, ताकि उसके ऊपर सेक्शन 4 न लगे। मैं भी लिहाज करता था, लेकिन मुझे मेरे सारे अम्बेडकरवादियों ने मिल के कन्विंस किया कि नहीं, ये आप बड़ा गलत काम कर रहे हो, जो अपने गलत काम करें उनकी सज़ा भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो मैं ये काम अब इन जो गद्दार हैं ना, अल्लाह के माल को चुरा रहे हैं, उनके साथ अंजाम अब और ज़्यादा बुरा होगा। इनके खिलाफ भी हम मजबूत कानूनी कार्रवाई करेंगे ताकि आज जैसा हादसा दोबारा ना हो। मैं इसीलिए कहीं पहले नहीं जाता। बहुत से रीडर्स आपके मुझसे सवाल भी करते हैं, जो आपके वो हैं, कि आप खुद क्यों नहीं जाते चल के, कहीं जुल्म हो रहा है आप खुद चल के जाएं। मैं क्या कहता हूँ कि वकीलों की ये मजबूरी होती है कि वो जाके केस ये नहीं कह सकते, मांग नहीं सकते। आज हो गया ना मेरा अंजाम ख़राब। पुलिस आप आज मुझे ज़बरदस्ती वहाँ से किडनैप करके क्यों ले जा पाई? क्योंकि जो वहाँ के लोग थे उन्होंने मुझे मेरे से तर्क ताल्लुक़ कर दिया। उससे पहले सबने वीडियो देखी है क्या हो रहा था वहाँ पे। जैसे ही इन्होंने इन पे दबाव डलवाया, या चेयरमैन साहब ने डाला पीछे से, या जो मुतवल्ली थे उन्होंने डाला, तुरंत पुलिस ने मुझ पे हमला किया। तो ये पीठ पे ज़ख्म है आज भी, छाती पे नहीं है। मुझे खुशी होगी कि मेरी छाती पे ज़ख्म हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस वाक़े से किसी भी तरीके से जो है हौसले में कोई कमी नहीं है, बल्कि और हौसला बढ़ा है। लेकिन अभी हाल ही में बीते कुछ दिन पहले, कुछ रोज़ पहले, जमीयत उलमाए हिंद की सदारत में एक डेलीगेशन ने मुलाकात की थी गृह मंत्री अमित शाह साहब से। उसके बाद से ये मामले जो हैं लगातार सामने आ रहे हैं। अभी मस्जिद मदरसे में फिर हमला किया गया, आज फिर मस्जिद मदरसे को जो है डेमोलिश किया गया। ये तमाम तरीके की वारदातें तमाम सवाल खड़े कर रही हैं। लेकिन आने वाले वक्त में अब क्या कार्रवाइयाँ इसमें होती हैं, ये तो देखने वाला वक्त बताएगा। दिल्ली से न्यूज़ मैक्स के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।